पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, उन्हें वापस आरंभिक स्वरूप में नहीं बदला जा सकता, जैसे दूध का फटना और लोहे में जंग लगना। पदार्थों में जब भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो नए पदार्थ बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता चले कि पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। उत्तर है कि इन चारों में से कम एक जरूर होगा। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का बनना और चौथा है तापमान में परिवर्तन। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। लेड नाइट्रेट का पानी में विलयन रंगहीन और पारदर्शी होता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड का पानी में विलयन रंगहीन और पारदर्शी होता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की परस्पर प्रक्रिया से लेड आयोडाइड बनता है, जो कि पीले रंग का अवक्षेप है। यानी इस रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थों की अवस्था और रंग दोनों में परिवर्तन होता है। जिंक के नन्हे कण चमकदार हल्के स्लेटी रंग के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रंगहीन और पारदर्शी होता है। इनकी परस्पर प्रक्रिया से रंगहीन जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस रासायनिक प्रक्रिया में अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस का बनना तथा पात्र का तापमान बढ़ना सभी एक साथ देखे जा सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन हल्के स्लेटी रंग का होता है। यह हवा में चमकीली सफेद ज्वाला के साथ जलता है और सफेद रंग का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हवा के ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की परस्पर प्रक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया में रंग परिवर्तन होता है। किसी रासायनिक प्रक्रिया को तीन तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला एक वाक्य में, दूसरा शब्दों के समीकरण से और तीसरा रासायनिक सूत्र से। उदाहरण के तौर पे यदि हम कहें कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया का वाक्य में प्रस्तुतिकरण हुआ। अगर हम शब्दों में इस प्रकार लिख दें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर एक एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह शब्दों का समीकरण हुआ। अगर हम मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिख दें, तो यह रासायनिक सूत्र में प्रस्तुतिकरण हुआ। यह एक रासायनिक समीकरण है और इन्हें पदार्थ कहते हैं। इस रासायनिक समीकरण में चार पदार्थ हैं। पदार्थ या तो किसी एक तत्व का बना हो सकता है या कई तत्वों का मिश्रण हो सकता है। एरो के बाईं तरफ वाले पदार्थ रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक कहे जाते हैं। इसी प्रकार एरो के दाईं तरफ वाले पदार्थ प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद कहे जाते हैं। एरो के बाईं और दाईं ओर के पदार्थों के बीच प्लस साइन लगाते हैं। एरो का डायरेक्शन अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। बाईं और दाईं तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो रासायनिक समीकरण संतुलित है, अन्यथा नहीं। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो सृजन हो सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया के पूर्व और प्रतिक्रिया के पश्चात सारे तत्वों के परमाणुओं का वजन समान रहता है। परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि किसी तत्व या मिश्रण के केमिकल फॉर्मूला को नहीं बदलना है। जैसे आयरन को Fe लिखेंगे, ना कि Fe2 या Fe3। इसी प्रकार H2O को HO2 या H2O2 नहीं लिखेंगे। अब हम उस मिश्रण को देखेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। Fe3O4 में 7 परमाणु हैं, 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के। इनमें भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आयरन से ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। दाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु और बाईं तरफ 1 परमाणु है। बाईं तरफ 4H2O लिखेंगे ताकि ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो जाएं। अब दोनों तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। अब हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करेंगे। बाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं, 4 × 2। दाईं तरफ 4H2 लिख देंगे ताकि दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो जाएं। दाईं तरफ आयरन के 3 परमाणु हैं और बाईं तरफ 1, इसलिए बाईं तरफ 3Fe लिख देंगे ताकि दोनों तरफ आयरन के 3 परमाणु हो जाएं। इस प्रकार ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन के परमाणु दोनों तरफ संतुलित हो गए और यह रासायनिक प्रतिक्रिया भी। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित करने की इस विधि को ट्रायल एंड एरर कहते हैं। इसमें मिश्रण के अणुओं को न्यूनतम पूर्ण संख्या से गुणा करना होता है।
किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थों की भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। गैस को स्मॉल जी, द्रव को स्मॉल एल, पानी में विलयन को AQ यानी एक्वस और ठोस को स्मॉल s लिखते हैं। अब हम इनके दो उदाहरण देखेंगे। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की परस्पर प्रतिक्रिया से लेड आयोडाइड बनता है। इसमें PbNO3 ट्वाइस Ki और KNO3 के आगे AQ लिखते हैं क्योंकि इनका एक्वस सोल्यूशन होता है। PbI2 के आगे स्मॉल s लिखते हैं क्योंकि यह प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप है जो कि ठोस होता है। दूसरा उदाहरण है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक के आगे स्मॉल s, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे AQ, जिंक क्लोराइड के आगे AQ और हाइड्रोजन गैस के आगे स्मॉल g लिखते हैं। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थों की भौतिक अवस्था ही नहीं बल्कि तापमान, दबाव और उत्प्रेरक का नाम भी एरो के ऊपर और नीचे लिखा जा सकता है, जैसा कि इन दो उदाहरणों से स्पष्ट है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में किसी भी तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणुओं में नहीं बदलते। परमाणु न तो बढ़ते हैं और न ही घटते हैं। वास्तव में परमाणुओं का आपसी बंधन टूटता है और दूसरे परमाणुओं से जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर इस रासायनिक प्रतिक्रिया में 4 पदार्थ हैं, 2 अभिकारक और 2 उत्पाद। इस प्रतिक्रिया में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। आयरन के परमाणु न तो हाइड्रोजन और न ही ऑक्सीजन के परमाणुओं में बदलते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु न तो आयरन और न ही ऑक्सीजन के परमाणुओं में बदलते हैं। यानी किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणुओं में नहीं बदलते। इस प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया के पहले और बाद में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटता है। ऑक्सीजन के परमाणु आयरन के परमाणुओं से बंधते हैं और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु संयोजित होकर हाइड्रोजन के अणु बनाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी संयोजन प्रतिक्रियाएं। दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी वियोजन या अपघटन प्रतिक्रियाएं। तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी विस्थापन प्रतिक्रियाएं। चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी द्विविस्थापन प्रतिक्रियाएं। और पांचवी रिडॉक्स रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी उपचयन एवं अपचयन प्रतिक्रियाएं। संयोजन प्रतिक्रियाएं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संयोजन प्रतिक्रियाएं कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं। पहला, जब क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो स्लेट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। इस प्रतिक्रिया में 2 अभिकारकों की परस्पर प्रतिक्रिया से एक उत्पाद बनता है, इसलिए यह संयोजन प्रतिक्रिया हुई। दूसरा उदाहरण, कोयला जब हवा में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रतिक्रिया में भी 2 अभिकारकों के संयोजन से एक उत्पाद बन रहा है। तीसरा उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की परस्पर प्रतिक्रिया से पानी का बनना। जिन प्रतिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं कहते हैं। पहला उदाहरण, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ही एक उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण हैं। पहला, प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का हवा में जलना। मीथेन के हवा में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, भाप और ऊष्मा निकलती है। दूसरा उदाहरण, रेस्पिरेशन या सांस लेना। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। पाचन के दौरान भोजन नन्हे नन्हे टुकड़ों में बंट जाता है, जैसे चावल, आलू और रोटी जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लूकोज में बदल जाता है। यह ग्लूकोज कोशिकाओं की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा उदाहरण, सड़ती हुई शाक सब्जियों से खाद का बनना। वियोजन या अपघटन प्रतिक्रियाएं। जब एक अभिकारक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत को अवशोषित करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित होता है तो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन प्रतिक्रियाएं कहते हैं।
इनके कुछ उदाहरण हैं। पहला, गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो हरे रंग के होते हैं पानी को छोड़ देते हैं और लाल भूरे काले रंग के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें भी निकलती हैं। अपघटन की वे प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिकारक को गर्म किया जाता है उन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा उदाहरण, गर्म करने पर लेड नाइट्रेट जो रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर होता है अपघटित होकर लाल पीले रंग का लेड ऑक्साइड बनाता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस और भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है। तीसरा उदाहरण, सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड अपघटित होकर स्लेटी रंग का सिल्वर बनाता है, साथ ही क्लोरीन गैस भी बनती है। चौथा उदाहरण, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से पानी विघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में बदल जाता है। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं उन्हें ऊष्मा शोषी प्रतिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक समीकरण में इन्हें एरो के ऊपर हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस लिखे हुए शब्दों से पहचानते हैं। विस्थापन प्रतिक्रियाएं ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उन्हें विस्थापन प्रतिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कॉपर की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। इसी प्रकार कॉपर की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है। इसी प्रकार लेड कॉपर को कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन से विस्थापित करके लेड क्लोराइड बनाता है। ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का एक भाग आपस में एक दूसरे का स्थान ले लेता है उन्हें द्विविस्थापन प्रतिक्रियाएं कहते हैं। ऐसा आयनों की अदला बदली के कारण होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम क्लोराइड Ba++ और Cl- आयनों से बना होता है, जबकि सोडियम सल्फेट Na+ और SO4- आयनों से बना होता है। अब Ba++ SO4- आयन से जुड़ जाता है और BaSO4 बनाता है, जबकि Na+ Cl- आयन से जुड़कर NaCl बनाता है। इस प्रकार आयनों की अदला बदली होती है। इसी प्रकार लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की प्रतिक्रिया से लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। लेड नाइट्रेट Pb++ और NO3- आयनों से बना होता है, जबकि पोटेशियम आयोडाइड K+ और I- आयनों से बना होता है। अब Pb++ I- आयन से जुड़कर PbI2 बनाता है, जबकि K+ NO3- आयन से जुड़कर KNO3 बनाता है। उपचयन एवं अपचयन या ऑक्सीकरण एवं अवकरण की प्रतिक्रियाएं ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अवकरण होता है उन्हें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की प्रतिक्रियाएं कहते हैं। ऐसे अभिकारक जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या हाइड्रोजन खोते हैं उनका ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। इसके विपरीत ऐसे अभिकारक जो ऑक्सीजन खोते हैं या हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं उनका अवकरण या अपचयन होता है। उदाहरण के तौर पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को गर्म करने पर कॉपर और वाटर बनता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। दूसरे उदाहरण में जिंक ऑक्साइड और कार्बन की प्रतिक्रिया से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। इसमें कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को खो रहा है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। तीसरे उदाहरण में मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन खो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि मैंगनीज ऑक्साइड ऑक्सीजन को खोकर मैंगनीज क्लोराइड बनाता है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। अब हम ऑक्सीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। ये हैं कोरोजन यानी संक्षारण और रैंसिडिटी यानी बासी होना।
पहला है संक्षारण। जब धातुओं को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ धातुएं जैसे लोहा, चांदी और तांबा हवा की नमी और गैसों से प्रतिक्रिया करके कुछ मिश्रण बनाते हैं जो धीरे धीरे उस धातु को नष्ट करने लगता है। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत और तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ जाना। जब आयरन हवा की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। यह आयरन ऑक्साइड नमी पाकर Fe2O3.XH2O बनाता है जो भूरे रंग का पाउडर है। इसे जंग कहते हैं। इसी प्रकार सिल्वर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इसका काला रंग चांदी की चमक को खत्म कर देता है। जब कॉपर ऑक्साइड नमी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रतिक्रिया करता है तो हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इसकी परत तांबे पर चढ़ जाती है। संक्षारण को रोकने के दो मुख्य उपाय हैं। पहला, गैल्वेनाइजेशन। इसमें धातु पर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं जो संक्षारण रोकती है, जैसे लोहे को जंग से बचाती है। दूसरा है, धातु पर पेंट या वार्निश की परत चढ़ाई जाती है। ऑक्सीकरण का दूसरा नुकसान है रैंसिडिटी यानी बासी होना। जब तैलीय पदार्थों को कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों का हमला होता है, जिसके कारण पदार्थों का ताजापन खत्म हो जाता है। उनसे दुर्गंध आती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। तैलीय खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं। दूसरा, ऑक्सीकरण को कम करने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधक पात्रों में रखते हैं। तीसरा, चिप्स पैक करने से पहले उसके पैकेट को नाइट्रोजन गैस से साफ करते हैं। अब हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कुछ व्यवहारिक उपयोग देखेंगे। पहला है, स्लेट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर चूना करने के काम आता है। यह हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो दीवारों पर चमक लाता है। दूसरा है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा पाकर कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित होता है। इसे लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। यह कई उद्योगों में उपयोगी है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में। इन दो प्रतिक्रियाओं को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। पहली, सूर्य के प्रकाश में सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित होता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश में गहरे पीले रंग का सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटित होता है। अब हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करना होता है? उत्तर है, मैग्नीशियम रिबन हवा की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसकी एक परत रिबन पर चढ़ जाती है जो इसे जलने से रोकती है। इसलिए रिबन को जलाने से पूर्व इस परत को हटाना होता है। दूसरा प्रश्न, इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला भाग है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। सबसे पहले इनके केमिकल सिंबल्स लिखेंगे। हाइड्रोजन की जगह H2, क्लोरीन की जगह Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह HCl। अब इसे संतुलित करेंगे। इन तीनों पदार्थों में दो परमाणु हैं। H2 में हाइड्रोजन के दो परमाणु, Cl2 में क्लोरीन के दो परमाणु, HCl में हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु है। इसलिए हम हाइड्रोजन या क्लोरीन किसी एक को पहले संतुलित कर सकते हैं। बाईं तरफ हाइड्रोजन के दो परमाणु और दाईं तरफ एक परमाणु है, इसलिए दाईं तरफ HCl से पहले 2 लिख लेंगे। इस तरह दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए। क्लोरीन के भी बाईं और दाईं तरफ 2-2 परमाणु हो गए और यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा भाग, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की प्रतिक्रिया से बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। अब हम बेरियम क्लोराइड की जगह BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह Al2SO4 थ्राइस, बेरियम सल्फेट की जगह BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह AlCl3 लिख लेंगे। इस तरह से हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम उस पदार्थ को देखेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या 2, सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1×3 यानी 3 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4×3 यानी 12 है।
इनमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 12 है और दाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, इसलिए हम BaSO4 से पहले 3 लिख लेंगे ताकि दाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 गुणे 4 यानी 12 हो जाए। इस तरह से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ 12 हो गई और ऑक्सीजन के परमाणु बैलेंस हो गए। फिर हम सल्फर के परमाणु देखेंगे। सल्फर के परमाणुओं की संख्या बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ 3 गुणे 1 यानी 3 है। इस तरह से सल्फर के परमाणु भी बैलेंस हो गए। अब हम एल्यूमिनियम के परमाणु देखेंगे। बाईं तरफ एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं जबकि दाईं तरफ 1, इसलिए हम AlCl3 से पहले 2 लिख लेंगे ताकि दाईं तरफ भी एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हो जाएं। इस तरह से एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई। अब हम क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या देखेंगे। बाईं तरफ 2 और दाईं तरफ 2 गुणे 3 यानी 6 हैं, इसलिए हम बाईं तरफ BaCl2 से पहले 3 लिख लेंगे ताकि बाईं तरफ क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 3 गुणे 2 यानी 6 हो जाए। इस तरह से क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई और यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तीसरा भाग, सोडियम और वाटर की प्रतिक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। हम सोडियम की जगह Na, वाटर की जगह H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह NaOH और हाइड्रोजन की जगह H2 लिख लेंगे। इस तरह से हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले उस पदार्थ को देखेंगे जिसमें कि परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे 2 पदार्थ हैं, H2O और NaOH। H2O में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, जबकि NaOH में Na का 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। हम इन दोनों में से H2O को लेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन से ज़्यादा है। बाईं तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 जबकि दाईं तरफ 1 + 2 यानी 3 है। अगर हम H2O से पहले 2 लिख दें और NaOH से पहले भी 2 लिख दें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगी और दाईं तरफ 2 गुणे 1 यानी 2 + 2 यानी 4 हो जाएगी। इस तरह से हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। अब हम ऑक्सीजन के परमाणु देखेंगे। बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 गुणे 1 यानी 2 परमाणु और दाईं तरफ 2 गुणे 1 यानी 2, यानी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई। अब हम सोडियम के परमाणुओं को देखेंगे। बाईं तरफ सोडियम का 1 परमाणु जबकि दाईं तरफ 2 गुणे 1 यानी 2 परमाणु हैं, इसलिए हम Na से पहले 2 लिख लेंगे। इस तरह से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, हमें इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखना है और इनकी अवस्था भी दिखानी है। पहला भाग है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की प्रतिक्रिया से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है। सबसे पहले हम बेरियम क्लोराइड को BaCl2, सोडियम सल्फेट को Na2SO4, बेरियम सल्फेट को BaSO4 और सोडियम क्लोराइड को NaCl लिख लेंगे। BaCl2, Na2SO4 और NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए इनके आगे ब्रैकेट में Aq लिखेंगे। BaSO4 का अवक्षेप है, इसलिए इसके आगे S लिखेंगे, S यानी सॉलिड। अवक्षेप सिंबल डाउन एरो को दिखाएंगे। अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। Na2SO4 में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसमें सोडियम के 2 परमाणु, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा परमाणु हैं, इसलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु और दाईं तरफ भी 4 परमाणु हैं, यानी ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस्ड है। फिर हम सोडियम के परमाणु को बैलेंस करेंगे। बाईं तरफ सोडियम के 2 परमाणु और दाईं तरफ 1 परमाणु है, इसलिए NaCl से पहले 2 लिख लेंगे, तो दाईं तरफ भी सोडियम के 2 परमाणु हो जाएंगे। इस तरह से सोडियम के परमाणु बैलेंस हो गए और ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। दूसरा भाग है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन की प्रतिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। हम NaOH लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, HCl लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए और H2O वाटर के लिए। क्योंकि NaOH, HCl और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए इनके आगे Aq लिखेंगे। H2O के आगे स्मॉल l लिखेंगे, L यानी लिक्विड।
आप देख सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। चौथा प्रश्न, एक पदार्थ X दिया है जो दीवारों पर चूना करने के काम आता है। इस पदार्थ का नाम बताना है और इसका केमिकल फॉर्मूला, साथ ही इस पदार्थ की पानी से प्रतिक्रिया का इक्वेशन लिखना है। इसका उत्तर है, इस पदार्थ का नाम लाइम या क्विक लाइम है और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaO। इसकी पानी से प्रतिक्रिया का समीकरण है CaO + H2O गिव्स CaOH ट्वाइस और साथ में ऊष्मा निकलती है। पांचवा प्रश्न, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के समय एक गैस की मात्रा दूसरी गैस से दूनी क्यों होती है? इसका उत्तर है, इलेक्ट्रोलिसिस के समय वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में अपघटित हो जाता है। पानी का एक अणु हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। पानी इन गैसों के इसी अनुपात में अपघटित होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा 2:1 होती है। इस गैस का नाम हाइड्रोजन है। छठा प्रश्न, लोहे की एक कील कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने से सॉल्यूशन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर है, आयरन जो कि कॉपर से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्का होता जाता है। सातवां प्रश्न, द्विविस्थापन प्रतिक्रियाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विविस्थापन प्रतिक्रियाओं में अभिकारकों के आयनों की परस्पर अदला बदली होती है। पहला उदाहरण है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की परस्पर प्रतिक्रिया से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है और सोडियम क्लोराइड का विलयन। बेरियम क्लोराइड Ba++ और Cl- आयनों से बना होता है। सोडियम सल्फेट Na+ और SO4- आयनों से बना होता है। Ba++ SO4- के साथ मिलकर BaSO4 बनाता है, जबकि Na+ Cl- के साथ मिलकर NaCl बनाता है। दूसरा उदाहरण, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की परस्पर प्रतिक्रिया से लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। लेड नाइट्रेट Pb++ और NO3- आयनों से बना होता है, जबकि पोटेशियम आयोडाइड K+ और I- आयनों से बना होता है। Pb++ I- के साथ मिलकर PbI2 बनाता है, जबकि K+ NO3- के साथ मिलकर KNO3 बनाता है। आठवां प्रश्न, इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किन अभिकारकों का ऑक्सीकरण हो रहा है और किन का अवकरण? पहली प्रतिक्रिया है, सोडियम और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। इसमें सोडियम ऑक्सीजन को ग्रहण करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। जबकि O2 ऑक्सीजन को खो रहा है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। दूसरी प्रतिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया से कॉपर और वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके वाटर बना रहा है, उसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को खोकर कॉपर बना रहा है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन गलत हैं? दी हुई प्रतिक्रिया है, लेड ऑक्साइड और कार्बन मिलकर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। इसमें कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, जबकि लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन को खोकर लेड बना रहा है, इसलिए इसका अवकरण हुआ। पहला कथन है, लेड का अवकरण हो रहा है, जो कि गलत है, जबकि लेड ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। दूसरा कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। यह भी गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तीसरा कथन है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो कि सही है। चौथा कथन, लेड ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, जो कि सही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड का अवकरण होकर लेड बन रहा है। इसलिए गलत कथन ए और बी हैं। पहला ऑप्शन जो कि ए और बी को गलत कथन बता रहा है, वही सही ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न, दी हुई रासायनिक प्रतिक्रिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? संयोजन की प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन की प्रतिक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया या विस्थापन की प्रतिक्रिया? दी हुई रासायनिक प्रतिक्रिया है, Fe2O3 + 2Al मेक्स Al2O3 + 2Fe। पहला ऑप्शन है संयोजन की प्रतिक्रिया। संयोजन की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं।
इस प्रतिक्रिया में दो उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए यह संयोजन की प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन की प्रतिक्रिया। यह द्विविस्थापन की प्रतिक्रिया भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली नहीं हो रही है। तीसरा ऑप्शन है अपघटन की प्रतिक्रिया। अपघटन की प्रतिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पर दो अभिकारक हैं, इसलिए यह अपघटन की प्रतिक्रिया नहीं हुई। चौथा ऑप्शन है विस्थापन की प्रतिक्रिया। इसमें एल्यूमिनियम, जो कि आयरन से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, आयरन को विस्थापित करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए यह विस्थापन की प्रतिक्रिया हुई। तीसरा प्रश्न, लोहे की छीलन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रतिक्रिया से इनमें से क्या क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड। तीसरा ऑप्शन है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी और चौथा आयरन सॉल्ट और वाटर बनेंगे। इसका रासायनिक समीकरण है Fe+2HCl मेक्स FeCl2+H2, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चौथा प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों होना चाहिए? उत्तर है एक रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिक्रिया से पहले और प्रतिक्रिया के बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही यह नष्ट होता है। इसका मतलब सभी तत्वों का कुल द्रव्यमान प्रतिक्रिया से पहले और बाद में बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या प्रतिक्रिया से पहले और बाद में बराबर रहती है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को उनके रासायनिक समीकरणों में परिवर्तित कीजिए और फिर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला कथन है हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस की परस्पर प्रतिक्रिया से अमोनिया बनता है। हम हाइड्रोजन की जगह H2, नाइट्रोजन की जगह N2 और अमोनिया की जगह NH3 लिखेंगे। सो H2 + N2 मेक्स NH3। ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, जिसे हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम उस पदार्थ को देखेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। NH3 में 4 परमाणु हैं, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3। इनमें भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। दाईं तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 और बाईं तरफ 2 है, इसलिए दोनों तरफ हमें परमाणुओं की संख्या 2 × 3 यानी 6 करनी होगी। NH3 से पहले हम 2 लिख देंगे और H2 से पहले 3 लिख देंगे। इस तरह से बाईं तरफ परमाणुओं की संख्या 3 × 2 यानी 6 हो जाएगी और दाईं तरफ 2 × 3 यानी 6 हो जाएगी। इस तरह से हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब हम नाइट्रोजन के परमाणु देखेंगे। बाईं तरफ नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 और दाईं तरफ भी 2 है। इस तरह से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा कथन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हवा में जलाने पर पानी और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हम हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह H2S, हवा के लिए ऑक्सीजन O2 लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए SO2 और पानी के लिए H2O लिखेंगे। इस तरह से हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगा, जिसे हम संतुलित करेंगे। बाईं और दाईं तरफ हाइड्रोजन और सल्फर के परमाणुओं की संख्या बराबर है, सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या असंतुलित है। बाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2, जबकि दाईं तरफ 2 + 1 यानी 3 है। इसलिए हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 × 3 यानी 6 कर देंगे। हम O2 से पहले 3 लिख देंगे, जबकि SO2 से पहले 2 और H2O से पहले भी 2 लिख देंगे। इस तरह से बाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 × 2 यानी 6 हो जाएगी। दाईं तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 × 2 यानी 4 प्लस 2 × 1 यानी 2, टोटल 6 हो जाएगी। इस तरह से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित हो जाएगी। ऑक्सीजन के परमाणु तो संतुलित हो गए, लेकिन हाइड्रोजन और सल्फर के परमाणु असंतुलित हो गए। बाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और दाईं तरफ 2 × 2 यानी 4 परमाणु हो गए। इसलिए H2S से पहले 2 लिखना होगा, ताकि बाईं तरफ भी हाइड्रोजन के 2 × 2 यानी 4 परमाणु हो जाएं। अब सल्फर के भी परमाणु बैलेंस हो गए। इस तरह से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया।
तीसरा कथन है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की परस्पर प्रतिक्रिया से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। हम बेरियम क्लोराइड की जगह BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह Al2SO4 थ्राइस, बेरियम सल्फेट की जगह BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह AlCl3 लिख लेंगे। हम इस रासायनिक समीकरण को पहले भी संतुलित कर चुके हैं। इसका संतुलित समीकरण है 3BaCl2 plus Al2SO4 thrice makes 3BaSO4 plus 2AlCl3। आखिरी कथन है पोटेशियम धातु पानी से प्रतिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हम पोटेशियम की जगह K, पानी की जगह H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह KOH और हाइड्रोजन की जगह H2 लिख लेंगे। इस तरह से हमें असंतुलित रासायनिक समीकरण K plus H2O makes KOH plus H2 मिल गया, जिसे हम संतुलित करेंगे। बाईं तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 जबकि दाईं तरफ 1 plus 2 यानी 3 है। हम इन परमाणुओं की संख्या को 4 कर सकते हैं। इसके लिए बाईं तरफ H2O से पहले 2 और दाईं तरफ KOH से पहले 2 लिख लेंगे, ताकि बाईं तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाए और दाईं तरफ 2 गुणे 1 2 plus 2 यानी 4 हो जाए। इस तरह से हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित हो गई। अब हम पोटेशियम के परमाणुओं को देखेंगे। बाईं तरफ पोटेशियम का एक परमाणु जबकि दाईं तरफ 2 परमाणु हैं, इसलिए K से पहले 2 लिख लेंगे ताकि पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ 2 हो जाए। इस तरह से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। छठा प्रश्न, दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आप इन्हें खुद से संतुलित कर सकते हैं और अपना आंसर यहाँ मैच कर सकते हैं। आगे आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिए। उत्तर को मैच करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाओं में जिस पात्र में प्रतिक्रिया होती है उसका तापमान बढ़ जाता है। दूसरा है सभी विस्थापन प्रतिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। तीसरा है धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता का यह क्रम है। चौथा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। उदाहरण के तौर पर इस प्रतिक्रिया में H2 ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यह CuO के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक का काम करेगा। इसी प्रकार CuO ऑक्सीजन खो रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। यह H2 के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी उपचायक का काम करेगा। अब हम कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से पहली है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को उदासीनीकरण प्रतिक्रियाएं कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर HCl और NaOH की प्रतिक्रिया से NaCl और वाटर बनता है। दूसरी है कंबस्शन रिएक्शन यानी दहन प्रतिक्रिया। जब एक ईंधन हवा में जलता है यानी इसका ऑक्सीकरण होता है तो इससे ढेरों ऊर्जा निकलती है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को दहन प्रतिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस मीथेन का हवा में जलना। तीसरी प्रतिक्रिया है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब एक अल्कोहल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यह एक मीठी सुगंध वाला पदार्थ बनाता है जिसे एस्टर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एथिल अल्कोहल C2H5OH एक एसिड CH3COOH से रिएक्ट करके एक एस्टर बनाता है CH3COC2H5। अब हम NCERT एग्जाम्पलर के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, दी हुई प्रतिक्रिया 4NH3 + 5O2 मेक्स 4NO + 6H2O किस तरह की प्रतिक्रिया है? विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण की प्रतिक्रिया या उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। चलिए इन विकल्पों को बारी बारी से देखते हैं। पहला है विस्थापन की प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन NH3 से हाइड्रोजन को विस्थापित करके NO बना रहा है, इसलिए यह विस्थापन की प्रतिक्रिया हुई। दूसरा विकल्प है संयोजन की प्रतिक्रिया। यह संयोजन की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि संयोजन की प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। इस प्रक्रिया में दो उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए यह संयोजन की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। तीसरा विकल्प है ऑक्सीकरण अवकरण की प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया में NH3 हाइड्रोजन को खोकर NO बना रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ग्रहण करके H2O बना रहा है, इसका मतलब इसका अवकरण हुआ, इसलिए यह ऑक्सीकरण अवकरण की प्रतिक्रिया हुई। इसका मतलब ऑप्शन 3 भी सही है। चौथा विकल्प है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। यह उदासीनीकरण प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए सही विकल्प हैं फर्स्ट और थर्ड, यानी कि विकल्प सी, जिसमें कि फर्स्ट और थर्ड को सही ऑप्शन बताया गया है। दूसरा प्रश्न, दी गई प्रतिक्रिया के लिए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? दी हुई प्रतिक्रिया है 3Fe + 4H2O मेक्स Fe3O4 + 4H2। पहला कथन है आयरन धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए देखते हैं। आयरन धातु Fe ऑक्सीजन को ग्रहण करके Fe3O4 बना रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन है पानी का अवकरण हो रहा है। H2O ऑक्सीजन को खो करके H2 बना रहा है, इसलिए इसका अवकरण हो रहा है, इसलिए यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है पानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जबकि चौथा कथन है पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सही है या चौथा। इस प्रतिक्रिया में H2O ऑक्सीजन को खो करके हाइड्रोजन बना रहा है, इसलिए इसका अवकरण हो रहा है, इसलिए यह दूसरे अभिकारक के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसलिए चौथा सही है न कि तीसरा। तो सही विकल्प हुए पहला, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न, इनमें से ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पानी की क्विकलाइन से प्रतिक्रिया, दूसरी है किसी अम्ल की सांद्रता को कम करना, तीसरी है पानी का वाष्पीकरण और चौथी है कपूर का ऊर्ध्वपातन। चलिए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। क्विकलाइन की पानी से प्रतिक्रिया का समीकरण है CaO + H2O मेक्स CaOH ट्वाइस + हीट। चूंकि ऊष्मा निकल रही है इसलिए यह ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया हुई। जब सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो ढेर सारी ऊष्मा निकलती है, इसलिए यह भी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया हुई। पानी ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पीकृत होता है, इसलिए यह ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया हुई। कपूर ऊष्मा पाकर धीरे धीरे गायब होता है, इसलिए यह भी ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया हुई। तो सही कथन है पहला और दूसरा, और सही विकल्प है ए। चौथा प्रश्न, एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन रखा है। इसमें फेरस सल्फेट का विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। इनकी प्रतिक्रिया से पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग धीरे धीरे हल्का होता है, फिर रंगहीन हो जाता है। इनमें से सही स्पष्टीकरण है। इस प्रतिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है
10FeSO4 plus 2KMnO4 plus 8H2SO4 makes 5Fa2SO4 thrice plus K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8H2O। इसका मतलब फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन रहा है। फेरस सल्फेट में ऑक्सीजन के 10 गुणे 4 यानी 40 परमाणु हैं, जबकि फेरिक सल्फेट में 4 गुणे 3 यानी 12 और 12 गुणे 5 यानी 60। इसका मतलब हुआ फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण हो रहा है, यह ऑक्सीजन के 20 परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रतिक्रिया में दूसरा अभिकारक यानी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए सही विकल्प है ए। पांचवा प्रश्न, एक्वस लेड नाइट्रेट और एक्वस पोटेशियम आयोडाइड की परस्पर द्विविस्थापन प्रतिक्रिया से पीले रंग का अवक्षेप लेड आयोडाइड बनता है। अगर लेड नाइट्रेट उपलब्ध नहीं है तो इनमें से किसे लेड नाइट्रेट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है PbNO3 twice plus 2Ki makes PbI2 plus 2KNO3। PbNO3 twice Pb++ और NO3 माइनस आयनों से मिलकर बना है। इसकी जगह जो भी पदार्थ होगा उसे भी X++ और Y- जैसा होना चाहिए। पहला विकल्प है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4 यानी Pb++ और SO4 आयनों से यह मिलकर बना है। यह Y- से मैच नहीं करता, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का रासायनिक सूत्र है PbCH3COO twice, जो कि Pb++ और CH3COO- आयनों से मिलकर बना है। यह एग्जैक्टली X++ और Y- से मैच करता है, इसलिए यही विकल्प सही है। चलिए अब हम बाकी दो विकल्पों को भी देख लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है NH4NO3। यह NH4+ और NO3- आयनों से बना है, यानी यह X++ और Y- से मैच नहीं करता। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है K2SO4। यह K+ और SO4- आयनों से बना है, यह भी X++ और Y- से मैच नहीं करता। अब हम संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रतिक्रियाओं का प्रकार भी बताइए। पहली है, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 773 केल्विन तापमान पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों की परस्पर प्रतिक्रिया से अमोनिया गैस बनती है। इसमें नाइट्रोजन के लिए N2, हाइड्रोजन के लिए H2 और अमोनिया के लिए NH3 लिखेंगे। अब इन्हें बैलेंस कर लेंगे। एरो के ऊपर उत्प्रेरक लिखेंगे और नीचे तापमान। यह संयोजन की प्रतिक्रिया है क्योंकि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। दूसरी प्रतिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड विलयन की परस्पर प्रतिक्रिया से सोडियम एसीटेट और पानी बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह NaOH, एसिटिक एसिड की जगह CH3COOH, सोडियम एसीटेट की जगह CH3COONA और पानी की जगह H2O लिखेंगे। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह एक द्विविस्थापन और उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया है। चलिए देखते हैं कैसे। NaOH Na+ और OH- आयनों से बना है। CH3COH CH3COO- और H+ आयनों से बना है। Na+ और CH3COO- मिलकर CH3COONA बना रहे हैं। इसी प्रकार H+ और OH- मिलकर H2O बना रहे हैं। इस प्रकार आयनों की अदला बदली हो रही है और यह द्विविस्थापन प्रतिक्रिया हुई। इस प्रक्रिया में एक एसिड CH3COH एक बेस NaOH से प्रतिक्रिया करके सॉल्ट CH3COONA और पानी बनाता है, इसलिए यह उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया भी हुई। तीसरी प्रतिक्रिया है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की प्रतिक्रिया से एथिल एसीटेट बनता है। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल की जगह C2H5OH, एथेनोइक एसिड की जगह CH3COH, एथिल एसीटेट की जगह CH3COO C2H5 लिखेंगे। सांद्र H2SO4 को दिखाने के लिए एरो के ऊपर H+ लिखेंगे। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह एक द्विविस्थापन और एस्टरिफिकेशन प्रतिक्रिया है। चलिए देखते हैं कैसे। C2H5OH C2H5+ और OH- आयनों से बना है। CH3COH CH3COO- और H+ आयनों से बना है। C2H5+ CH3COO- आयन से मिलकर
CH3COO C2H5 बनाता है। इसी प्रकार H+ OH- से मिलकर H2O बनाता है। इस प्रकार आयनों की अदला बदली होती है, मतलब यह द्विविस्थापन प्रतिक्रिया हुई। इस प्रक्रिया में एक एसिड CH3COH एक अल्कोहल C2H5OH से मिलकर एस्टर CH3CO C2H5 बना रहा है, इसलिए यह एक एस्टरिफिकेशन प्रतिक्रिया भी हुई। चौथी प्रतिक्रिया है एथीन को हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है, साथ ही ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं। एथीन की जगह C2H4, ऑक्सीजन की जगह O2, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO2 और पानी की जगह H2O लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण है C2H4 + 3O2 makes 2CO2 + 2H2O + heat + light। यह ऑक्सीकरण अवकरण और दहन की प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में C2H4 हाइड्रोजन को खोकर CO2 बना रहा है, इसलिए C2H4 का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ग्रहण करके H2O बना रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का अवकरण हुआ। इस तरह से यह ऑक्सीकरण अवकरण की प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया में C2H4 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, जिसकी वजह से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए यह कंबस्चन यानी दहन की प्रतिक्रिया भी हुई। सातवां प्रश्न, इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में X और Y की जगह उपयुक्त शब्द लिखने हैं। पहला प्रश्न, PbNO3 twice aqueous plus 2Ki aqueous makes PbI2X plus 2KNO3Y। हम जानते हैं कि इस रासायनिक प्रतिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप बनता है, यानी X की जगह S आएगा, S यानी सॉलिड। KNO3 का एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी पानी में विलयन, इसलिए Y की जगह AQ लिखा जाएगा। दूसरी रासायनिक प्रतिक्रिया है CuS + 2AgNO3 aqueous makes CuNO3 twice aqueous plus XS। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है CuS + 2AgNO3 aqueous makes CuNO3 twice aqueous plus 2AgS, इसलिए X की जगह 2Ag आएगा। तीसरी रासायनिक प्रतिक्रिया है ZnS + H2SO4 aqueous makes ZnSO4X plus H2Y। हम जानते हैं कि ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन होता है, इसलिए X की जगह AQ और Y की जगह G यानी गैस आएगा। चौथी रासायनिक प्रतिक्रिया है CaCO3S एरो के ऊपर X CaOS + CO2G। हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसका मतलब X की जगह हीट लिखा जाएगा। आठवां प्रश्न, इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में कौन से अभिकारक रिड्यूसिंग एजेंट हैं? हम जानते हैं कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में जिस अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे अभिकारक के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी हमें पहचानना है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में किस अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है। पहली प्रतिक्रिया है 4NH3 + 5O2 makes 4NO + 6H2O। इस प्रक्रिया में NH3 हाइड्रोजन को खोकर NO बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसलिए NH3 O2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। दूसरी प्रतिक्रिया है H2O + F2 makes HF + HOF। इस प्रतिक्रिया में H2O हाइड्रोजन को खोकर HOF बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसलिए H2O F2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तीसरी प्रतिक्रिया है Fe2O3 + 3CO makes 2Fe + 3CO2। इस प्रक्रिया में CO ऑक्सीजन को ग्रहण करके CO2 बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसलिए CO Fe2O3 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। चौथी प्रतिक्रिया है 2H2 + O2 makes 2H2O। इस प्रतिक्रिया में H2 ऑक्सीजन को ग्रहण करके H2O बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसलिए H2 O2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। नवां प्रश्न, जुगनू रात में रोशनी करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है जुगनू के पेट में ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। ल्यूसीफेरेज की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन कैल्शियम ATP और ल्यूसीफेरिन से प्रतिक्रिया करता है तो ऑक्सील्यूसीफेरिन नामक नया पदार्थ बनता है, साथ ही ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न,
एक परख नली में कॉपर नाइट्रेट के नीले रंग के पाउडर को गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और भूरे रंग की गैस X बनती है। पहला भाग, इस प्रतिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण है 2CuNO3 twice makes 2CuO plus 4NO2 plus O2। दूसरा भाग है, भूरे रंग की गैस X का नाम लिखिए। यह गैस है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा भाग, इस प्रतिक्रिया का प्रकार बताइए। यह अपघटन की प्रतिक्रिया है। चौथा भाग, गैस X के पानी में विलयन का pH रेंज क्या होगा। जब NO2 H2O से प्रतिक्रिया करता है तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं, यानी विलयन एसिडिक होगा, इसलिए pH वैल्यू 7 से कम होगी। 11वां प्रश्न, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में बनने वाली इन गैसों की पहचान कैसे करेंगे। गैसें हैं CO2, SO2, O2 और H2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर से पास किया जाता है तो लाइम वाटर का रंग दूधिया हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इसे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट विलयन से पास करते हैं तो विलयन का रंग बैगनी से रंगहीन हो जाता है। एक जलती हुई मोमबत्ती को परख नली या अन्य पात्र जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है के मुंह के पास ले जाने पर यदि मोमबत्ती की लौ तेज हो जाए तो निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। और यदि पॉप साउंड आए तो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। 12वां प्रश्न, आपके पास कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए दो पात्र हैं और साथ ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक क्लोराइड और पानी है। इनमें से कौन से विलयन को किन पात्रों में रख सकते हैं। हम बारी बारी से सभी विलयन की कॉपर और एल्यूमिनियम से होने वाली प्रतिक्रिया पर विचार करेंगे। यदि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो उस विलयन को उस पात्र में नहीं रख सकते और यदि नहीं होती है तो रख सकते हैं। कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए डाइल्यूट HCl को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं। कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को कॉपर के पात्र में नहीं रख सकते। संतुलित रासायनिक समीकरण है 3Cu plus 8HNO3 makes 3CuNO3 twice plus 2NO plus 4H2O। कॉपर जिंक की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए यह जिंक क्लोराइड विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसलिए जिंक क्लोराइड को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं। कॉपर पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए पानी को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम कॉपर की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, इसलिए डाइल्यूट HCl को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। प्रतिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है 2Al plus 6HCl makes 2AlCl3 plus 3H2। एल्यूमिनियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से प्रतिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जो एल्यूमिनियम का और ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, इसलिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं। एल्यूमिनियम जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह जिंक क्लोराइड विलयन से जिंक को विस्थापित करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है, इसलिए जिंक क्लोराइड को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। प्रतिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है 2Al plus 3ZnCl2 makes 2AlCl3 plus 3Zn। एल्यूमिनियम ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता। एल्यूमिनियम भाप से प्रतिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जो एल्यूमिनियम का और ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, इसलिए पानी को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं। अब हम ओलंपियाड के कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। इन्हें मैंने MTG लर्निंग की NSO ओलंपियाड वर्कबुक से लिया है। 4 बीकर में एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन रखे हैं। 4 विद्यार्थी P, Q, R और S ने इनके रंग नोट कर लिए। अब इन बीकरों में जिंक रॉड डाल दी जाती है और सेटअप को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद चारों विद्यार्थियों ने फिर से इन सभी विलयनों के रंग को नोट कर लिया।
इस टेबल में प्रतिक्रिया से पहले और बाद में सभी विद्यार्थियों के ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं। किस विद्यार्थी के सभी ऑब्जर्वेशंस सही हैं? पहले बीकर में जिंक और एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जिंक एल्यूमिनियम से कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए यह एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। इसका मतलब विलयन का रंग प्रतिक्रिया से पहले और बाद में परिवर्तित नहीं होगा। दूसरे बीकर में जिंक और जिंक सल्फेट के बीच भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये जिंक अपने आप को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए प्रतिक्रिया से पहले और बाद में इसमें भी विलयन का रंग नहीं बदलेगा। तीसरे बीकर में जिंक और आयरन सल्फेट के बीच में प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जिंक आयरन से अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए यह आयरन को आयरन सल्फेट से विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेगा, यानी तीसरे बीकर में विलयन का रंग बदलेगा। चौथे बीकर में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील है, यानी चौथे बीकर में भी विलयन का रंग बदलेगा। चलिए एक बार फिर से टेबल को देखते हैं। स्टूडेंट पी के ऑब्जर्वेशन में पहले और दूसरे बीकर के विलयन का रंग नहीं बदल रहा है, जबकि तीसरे और चौथे बीकर के विलयन का रंग बदल रहा है, इसलिए स्टूडेंट पी के सारे ऑब्जर्वेशंस सही हैं। 14वां प्रश्न, लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को हवा में जलाया जाता है, इनमें से कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस सही हैं? पहला, यह एक द्विविस्थापन की प्रतिक्रिया है। दूसरा, भूरे रंग की गैस NO2 बनती है। तीसरा, परतनली में काले रंग का पदार्थ बच जाता है। इस प्रतिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है 2PbNO3 twice when heated makes 2PbO plus 4NO2 plus O2। पहला कथन गलत है, यह एक अपघटन की प्रतिक्रिया है। लेड नाइट्रेट अपघटित होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। दूसरा कथन सही है, भूरे रंग की गैस NO2 बनती है। तीसरा कथन गलत है, परतनली में काले रंग का नहीं बल्कि पीले रंग का पदार्थ लेड ऑक्साइड बच जाता है, इसलिए सिर्फ दूसरा ऑब्जर्वेशन सही है और सही विकल्प है डी। अंतिम प्रश्न, 10वीं की छात्रा रूपाली ने 4 बीकर लिए। पहले में 20 ml पानी और K2SO4 को मिला लिया, दूसरे में 20 ml पानी और NH4NO3 को मिला लिया, तीसरे में 20 ml पानी और CuSO4 को मिला लिया, चौथे में 20 ml CuSO4 और जिंक के टुकड़े मिला लिए। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पहले बीकर में K2SO4 पानी में शीघ्रता से घुल जाएगा। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, इसलिए बीकर का तापमान बढ़ जाएगा। दूसरे बीकर में NH4NO3 पानी से ऊष्मा लेगा। यह एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया है, इसलिए बीकर का तापमान कम हो जाएगा। तीसरे बीकर में पानी के अणु CuSO4 क्रिस्टल से जुड़ जाएंगे और ऊष्मा निकलेगी, इससे बीकर का तापमान बढ़ेगा। चौथे बीकर में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, इससे बीकर का तापमान बढ़ेगा, यानी पहले, तीसरे और चौथे बीकर का तापमान बढ़ेगा और दूसरे बीकर का तापमान घटेगा, इसलिए सही विकल्प है बी। आप कंपटीशन लेवल के और भी प्रश्न हल कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए।